तो चलिए बात करते हैं आज एनिमे रिव्यू सेगमेंट में हाई स्कूल डीएक्सडी एनिमे के बारे में, जिसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और इसके हर सीजन में 12-12 एपिसोड है। इसके हर एपिसोड की लेंथ लगभग 23 से 24 मिनट लंबी है। इसके सीजन 3 में एपिसोड 0 को ऐड किया गया है, जिसमें सीजन 1 और सीजन 2 को समरी के रूप में एक्सप्लेन किया है। मेन बात यह है कि यह 18+ एनिमे है, तो इसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूड सीन्स हैं, ब्रूटल सीन्स और इनअप्रोप्रिएट सीन्स हैं। तो कृपया कर इसे बच्चे ना देखें जिनकी उम्र 18 से कम है। नाउ बैक टू द टॉपिक। ये एनिमे कॉमेडी, हारेम, रोमांस, एची और सुपर नेचुरल जेनरा का एनिमे है। ये एनिमे अडेप्टेड है इसी नाम के मांगा नॉवेल हाई स्कूल डीएक्सडी पर, जिसके अब तक 12 से 13 वॉल्यूम निकल चुके हैं। इस एनिमे के मांगा राइटर इशी इचिबुमी है। इस एनिमे का पहला सीजन एयर हुआ था 2012 में और चौथा सीजन एंडिंग हुआ था 2018 में। अब बात करें अवेलेबिलिटी की, तो यह एनिमे सीरीज नेटफ्लिक्स पर सीजन 3 तक अवेलेबल है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर यहाँ सेंसर्ड वर्जन में अवेलेबल है, जहाँ इसके कुछ ओवीए एपिसोड्स भी अवेलेबल है, पर वो सीजन के साथ कंटिन्यू नहीं है। अगर आप इस एनिमे को इसके एपिसोड्स और ओवीए एपिसोड्स के साथ देखोगे तो आपको इसे खत्म करने में लगभग 21 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपको इसका अनसेंसर्ड वर्जन देखना है तो इसके लिए आप किसी वेबसाइट की मदद ले सकते हो। अब बात करें लैंग्वेज की, तो यह एनिमे इंग्लिश डब्ड और जापानीज डब्ड दोनों में अवेलेबल है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, जहां इसकी डबिंग डिसेंट लेवल पर बहुत अच्छी है, जो आपको निराश नहीं करेगी। अब जबकि मैंने इसके सारे सीजन को देख लिया है तो मैं इसका रिव्यू कर सकता हूँ, जिसके हिसाब से बात करते हैं कि इस एनिमे में ऐसा क्या अच्छा है और क्या बुरा है जिससे आपको यहाँ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब बात करें प्लॉट की, तो यहाँ स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इसे योडो पर। क्योंकि यहाँ 18+ हारेम और एचिसो है, इसलिए इसमें हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा परवर्ट किस्म का बंदा है जो हैरम किंग बनना चाहता है। तो यह स्टोरी सेट है ऐसे अर्थ में जहाँ एंजल्स, फॉलन एंजल्स और डेविल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी अलग अलग कम्युनिटी है। जहाँ इसे योडो के पास उसके बर्थ से सेक्रेड गियर की पावर एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में वह बिल्कुल नहीं जानता। और एनिमे सीरीज में यह दिखाया गया है कि यहाँ की पावर कुछ स्पेशल ह्यूमन में ही होती है, जिसका ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट करना फॉलन एंजल्स के लिए ठीक नहीं होता है। उन्हें लगता है कि यह उनके लिए तबाही का निशान है, जिसके लिए जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं फॉलन एंजल्स उन्हें मार देते हैं। ये है पहले सीजन की स्टोरी। इसी तरह ईसे के पास इसकी शक्ति होने के कारण पहले एपिसोड में ईसे की डेथ हो जाती है। यहाँ रियस जो कि एक डेविल है, वहाँ ईसे को अपनी मैजिकल पावर से बचा लेती है, जिसके कारण ईसे का पुनर्जन्म होता है एज अ न्यू बॉर्न डेविल, जिसके बदले उसकी जिंदगी अब रियस के नाम होगी और वह अपनी सारी जिंदगी रियाज ग्रामरी के अधीन होकर बिताएगा। अब यहाँ रियाज जो कि हाई स्कूल में ओकल्ट रिसर्च क्लब की प्रेसिडेंट है, जहाँ रियाज ईसे को ओकल्ट रिसर्च क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वह भी अब एक डेविल बन चुका है। अब एज अ डेविल ईसे की जर्नी हमें इस पूरे सीरीज में देखने को मिले, जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि क्या वह हारेम किंग बन पाएगा और क्या वह लो क्लास डेविल से हाई क्लास डेविल बन पाएगा या नहीं। बात करें इस एनिमे की पेसिंग की, तो इसकी एनिमे की पेसिंग बहुत अच्छी है, जहाँ चारों सीजन हमें बिल्कुल बोर नहीं करते हैं, क्योंकि जिस समय आपको लगता है कि यहाँ हमें बोर करने लगी है, तो उसी समय हारेम वाले सीन्स, इसके म्यूच्योर और न्यूडिटी वाले कॉमेडी सीन्स और एक्शन वाले सीन्स को इस तरह से ऐड किया गया है, जो इन सारे लूप होल्स पर पर्दा करने में अच्छे तरह से कामयाब होती है, जिसकी वजह से हम बोर नहीं होते। और अगर आप एक बिंज वॉचर है तो आप आराम से इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि मैंने तो इस सीरीज को 5 दिन में ही खत्म कर दिया था। अब बात करें इसके चारों सीजन के एनिमेशन और आर्ट स्टाइल की, तो यहाँ सीजन 1 से सीजन 3 तक 2D एनिमेशन वाले ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है, जिस तरह ग्राफिक्स को आपने पहले कभी ज़ेज़बेल की एनिमे सीरीज में देखा है। बात करें सीजन 3 के एनिमेशन की, तो यहाँ एनिमेशन को स्लाइटली बूस्ट किया गया है, जिसे आप नोटिस नहीं कर पाओगे। बात करें इसके सीजन 4 के एनिमेशन की, तो यहाँ एनिमेशन को स्लाइटली बूस्ट न देकर एकदम हाई लेवल पर बूस्ट किया गया, जहाँ इसके एनिमेशन हमें 3D लगते हैं, पर वे 3D है नहीं, बस यहाँ उन्हें इस तरह से एनिमेट किया गया है कि वो आपको आंखों को लुभाते हैं, जहाँ एनिमेशन का कलर पंची और ब्राइटर दिखता है। अगर आप इसके सीजन 1, 2 और 3 को एक के बाद एक देखकर डायरेक्ट सीजन 4 में पहुंचने पर आपको इसके शुरुआती एपिसोड थोड़ा अजीब लगेंगे, फिर आपको इसके एनिमेशन की आदत पड़ जाएगी। बात करें इसके साउंड ट्रैक्स और बीजीएम की, तो इसके चारों सीजन के ओपनिंग टाइटल ट्रैक्स और एंडिंग टाइटल ट्रैक्स वो अच्छे हैं, जितना कि आप किसी भी एक्शन जेनरा वाले एनिमे से एक्सपेक्ट करते हो या एक्सपेक्ट करना चाहते हो। बात करें इसके बीजीएम की, तो इसके बीजीएम अच्छे हैं और जब ये डुअल करते हैं तो इस समय और भी अच्छी आती है। मतलब इसके बीजीएम इतने तो अच्छे हैं कि वो आपको एंटरटेन करने में कामयाब होती है, चाहे वे कॉमेडी वाले सीन में हो या फिर एक्शन वाले सीन में या फिर इमोशनल वाले सीन्स में। अब बात करें इसके पेसिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन 1 में अच्छा है, क्योंकि आपको सीजन 1 में ही एंजल्स, फॉलन एंजल्स और डेविल्स के बारे में पता चलता है, जहाँ इसे अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन यहाँ मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट इसे और आसिया के साथ रियाज के अदर मेंबर्स पर फोकस किया है, जहाँ आप रियाज के अदर मेंबर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट आप इसके अगले सीजन और अगले सीजन के अगले सीजन में, जहाँ आपको उनकी ओरिजिन बताई जाएगी। बात करें एंटी कैरेक्टर्स की, तो यहाँ एंटी कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि सीजन 1 में हमें राइजर का कैरेक्टर आपको मेन विलेन के टाइप से दिखेगा। अब बात करें इसके सीजन 2 की, तो यहाँ सीजन 2 भी बहुत अच्छा सा बूस्ट किया गया है, जहाँ हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाइक 2 फीमेल कैरेक्टर्स जेनोविया और इरिना, जो कि होली एक्सकैलिबर स्वॉर्ड के प्रोटेक्टर हैं, और कई मेल कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे अजीजल, गैस्पर, वॉली, वॉरमॉन्गर और भी अदर।
यहाँ एंजल्स और फॉलन एंजल्स की कम्युनिटी को और भी यहाँ अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। इस सीजन में आपको कीबा और आकुनो का कैरेक्टर आपको ज्यादा इंप्रेस करेगा। और अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से इसके सीजन 2 और सीजन 1 सबसे बेस्ट सीजन है, क्योंकि इस सीजन में आपको वो सब देखने को मिल जाएगा जो कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा और एक्सपेक्ट नहीं भी किया होगा। पावरफुल विलेंस और पावरफुल एंटी विलेंस। अब आता है सीजन 3, जहाँ अंडरवर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, जहाँ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है नॉर्स मैथोलॉजी से, जहाँ आपको पता चला कि यहाँ DxD यूनिवर्स में एसगार्ड भी एग्जिस्ट करता है और ओडिन, लोकी, थॉर, मियोनीर और वल्कैरी को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ मेन विलन कौन होने वाला है। और अब अगर ये गेस नहीं कर पाए कि यहाँ विलन कौन होगा तो इसके लिए आप इसके सीजन 3 को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर मैं यह बात बता दूं तो आपके लिए यहाँ स्पॉइलर हो जाएगा और यही विलन आपको पूरे सीजन 3 में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई देगा। अब आ जाए चौथे सीजन पर, तो हमें यहाँ चौथे सीजन में जापान को छोड़कर क्योटो सिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे कियोस ब्रिगेड और सोसो जो संगठन है कुछ विलेंस का, और चाहते हैं कि किसी तरह डेमिगॉड फॉक्सेस की शक्ति को इस्तेमाल कर उनकी पावर को बेकाबू कर धरती पर आधिपत्य जमाया जाए। अब यह जानने के लिए कि क्या हमारे हीरोज उन विलेन की सेना को रोक पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको तो इसकी सीरीज देखनी पड़ेगी। इसके बाद हमें सायरा का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि बिना किसी पावर के ही इतना पावरफुल है कि उसे अब तक कोई हरा नहीं पाया। लाइक हमारे फेवरेट कैरेक्टर वन पंच मैन साइतामा के जैसे। ये हुई पूरी चारों सीजन की प्लॉट की बातें, वो भी कम से कम स्पॉयलर्स के साथ। मैंने यहाँ प्लॉट की डिटेल्स इसी शेयर की है ताकि आपको यहाँ एंड में इंटरेस्टिंग लगे और आप इस एनिमे को देखकर एंजॉय करें। बात करें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि यहाँ बहुत एंटरटेनिंग है, तो आपको यहाँ बिल्कुल बोर नहीं करेगी। यहाँ फीमेल कैरेक्टर्स इस तरफ डाले गए हैं कि आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मेन बात यह है कि यहाँ किसी भी कैरेक्टर को बिना मतलब के नहीं डाला गया है, जो आपको उनके बारे में जानने के लिए एक्साइट करता है, जहाँ आपको उनके कैरेक्टर के बारे में धीरे पता चलता है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स कटेगा इसे कुछ ज्यादा ही परवर्ट कैरेक्टर होने के कारण, जहाँ इस एनिमे में दिखाई हैं सबसे ज्यादा ब्रेस्ट वाले सीन, जो हर 10 या 15 मिनट बाद आपको देखने को मिलते हैं। और इस एनिमे सीरीज को उन ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है जिनको फाइट देखना पसंद है, कि यहाँ हर सीन में आपको फाइट देखने को मिलेगा और ओवर से ओवर न्यूडिटी सीन्स भी डाले गए हैं, जिसके कारण लड़कियां इन्हें बिल्कुल नहीं देख सकती। बस इसके ओवर न्यूडिटी सीन्स और थोड़े बहुत इलॉजिकल सीन्स को छोड़कर यह एनिमे हर मामलों में अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं इस एनिमे की रेटिंग की। तो यहाँ सीजन 1 में एक्शन की रेटिंग 4 स्टार की होगी, क्योंकि ये एनिमे एक्शन जनरल है, इसीलिए यहाँ इतने ज्यादा स्टार्स लगे हैं। यहाँ कॉमेडी की रेटिंग 3.5 स्टार की होगी। यहाँ ड्रामा की रेटिंग 4.5 स्टार की होगी। वो क्यों, मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ अच्छे से ड्रामा को मेंटेन किया गया है। अब आ जाए यहाँ हॉरर की रेटिंग पर, तो यहाँ हॉरर की रेटिंग 3 स्टार की होगी, क्योंकि यहाँ दूसरे सीजन के मुकाबले हॉरर का बैकग्राउंड यहाँ ज्यादा अच्छा था। अब आ जाए थ्रिल और सस्पेंस पे, तो यहाँ इसकी रेटिंग 4 स्टार की होगी, क्योंकि आप प्रेडिक्ट करने में असफल होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब आ जाए ऑडियंस रेटिंग पर, तो यहाँ सीजन 1 के लिए एंटरटेनमेंट ऑडियंस के लिए यहाँ इसकी रेटिंग A+ की होगी, क्योंकि यह एनिमे उन्हें हर मामलों में अच्छे खासा एंटरटेन करता है। अब आ जाए क्रिटिक्स या क्लास ऑडियंस पर, तो उनके हिसाब से इसकी रेटिंग यहाँ A+ की ही होगी, क्योंकि जिस तरह से इस एनिमे की बिगिनिंग की है वहाँ आगे सीजन के लिए आपको एक्साइट करती है। अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मेरे हिसाब से मैंने भी इस एनिमे को अच्छा खासा एंजॉय किया है, तो इस लिहाजे से इसकी रेटिंग यहाँ A+ की बनती है। अब आ जाए इसके सीजन 2 की रेटिंग्स पर, तो जिसकी बात मैंने पहले ही की थी कि इसका सीजन 2 हमें नए कैरेक्टर्स, नए एडवेंचर और नए विलेंस से इंट्रोड्यूस कराता है। बात करें एक्शन की, तो यहाँ एक्शन की रेटिंग 4.5 स्टार की होगी, क्योंकि यहाँ हमें एक्शन भर भर के दिखाया गया है। अब आ जाए कॉमेडी पर, तो कॉमेडी की रेटिंग यहाँ पहले की जैसे 4 स्टार की होगी। अब बात करें ड्रामा की, तो यहाँ ड्रामा की रेटिंग 4 स्टार की होगी, जिसे मैंने पहले से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ इसकी रेटिंग इतनी क्यों है। अब आ जाए हॉरर पर, तो यहाँ हॉरर की रेटिंग 2.5 स्टार की होगी, क्योंकि इस सीजन हॉरर के एलिमेंट को थोड़ा कम किया गया है। अब आ जाए सस्पेंस पर, तो यहाँ सस्पेंस रेटिंग 3.5 स्टार की होगी, क्योंकि यहाँ सस्पेंस को भी अच्छे खासा मेंटेन किया है, जो आपको फोर्स करता है कि आप इसके अगले सीजन को देखें। अब आ जाए ऑडियंस रेटिंग पर, तो यहाँ पहले के जैसे ऑडियंस की रेटिंग मास्टर्स के लिए A+ की होगी, क्रिटिक्स के लिए A, और मेरी रेटिंग तो आप जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं इसकी रेटिंग A+ ही दूंगा। अब आ जाए सीजन 3 पर, तो यहाँ सीजन 3 में एक्शन और वॉर को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, जिसके कारण यहाँ ड्रामा थोड़ा फीका पड़ता है, लेकिन इस सीजन में बहुत सारे हिडन थ्योरीज, थ्रिल और सस्पेंस को ऐड किया गया है, जिसके कारण आप इस सीजन को एंजॉय करते हो। बात करें सीजन 3 की रेटिंग्स की, तो यहाँ सीजन 3 में एक्शन रेटिंग 4.5 स्टार की होगी, कॉमेडी की रेटिंग यहाँ 3.5 स्टार की होगी, क्योंकि इस सीजन कॉमेडी वाले सीन्स को कम इंक्लूड किया गया और सीरियसनेस को बूस्ट किया गया। अब आ जाए ड्रामा पर, तो यहाँ ड्रामा की रेटिंग 3.5 स्टार की होगी, जिसकी बात मैंने पहले ही कर दी थी कि ऐसा क्यों है। अब आ जाए इसके सीजन 3 के हॉरर एलिमेंट्स की रेटिंग पर, तो यहाँ इसकी रेटिंग 3 स्टार की होगी, और सस्पेंस की बात करें तो यहाँ इसकी रेटिंग 4 स्टार की होगी। अब आ जाए ऑडियंस रेटिंग पर, तो इस सीजन के लिए मासेस ऑडियंस या फिर एंटरटेनमेंट ऑडियंस के लिए A की होगी, क्रिटिक्स के लिए B+ होगी, और मेरे लिए भी यहाँ सीजन B+ की रेटिंग डिजर्व करता है। अब आ जाए इसके चौथे सीजन की रेटिंग पर, तो इस सीजन के लिए एक्शन की रेटिंग 4.5 स्टार की होगी, कॉमेडी की रेटिंग 3 स्टार की होगी, और ड्रामा के लिए 4.5 स्टार की, क्योंकि इस सीजन आपको वो देखने को मिलेगा जो आप हर सीजन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको देखने को मिलना चाहिए। आ जाए इसकी हॉरर की रेटिंग पर, तो हॉरर की रेटिंग यहाँ 2 स्टार की होगी, क्योंकि चौथे सीजन में डार्कर बैकग्राउंड को कम किया गया है और ब्राइटर बैकग्राउंड को ज्यादा इंक्लूड किया गया है। अब आ जाए सस्पेंस की रेटिंग पर, तो यहाँ सस्पेंस की रेटिंग 4.5 स्टार की होगी, क्योंकि इस सीजन में कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा गया लेकिन उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस सीजन हमें मैजिकल विच गर्ल का कैरेक्टर दिखाया गया लेकिन उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया।
प्लस इस सीजन में जो केओस ब्रिगेड की मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री बनकर ही रह गई। और भी बहुत कुछ इस सीजन में दिखाया नहीं गया जो हमें एक्साइट करती है कि हम इसके अगले सीजन के लिए वेट करें। अब आ जाए ऑडियंस रेटिंग पर, तो यहाँ ऑडियंस के हिसाब से इस सीजन के लिए मासेस की रेटिंग A+ की नहीं होकर B+ की होगी और क्रिटिक्स के लिए A की, और मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग यहाँ A की ही होगी। अब आ जाए फाइनल ओपिनियन, तो यहाँ एक मस्ट वॉच सीरीज है उनके लिए जिन्हें एची, हारेम और मैजिकल प्लस सुपरनैचुरल जेनरा की एनिमे देखना पसंद करते हैं। इस एनिमे में जिस तरह बोर्ड गेम चेस को कैरेक्टर के हिसाब से मैच करके जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है वह काबिल तारीफ है। अब इसके सीजन 5 पर, तो इसके स्टूडियो ने सीजन 5 की कंफर्मेशन तो पहले ही कर दी थी कि ये एनिमे ईयर 2020 के मिड वे में आ जाएगा, बट इसे कोविड की वजह से नेक्स्ट ईयर के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब इस एनिमे के सीजन 5 आपको ईयर 2021 के लास्ट क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस एनिमे की फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो इसलिए इसके सीजन डायरेक्ट इंग्लिश डब और जापानीज डब के साथ अदर लैंग्वेजेस में भी एयर किए जाते हैं। जो कि मैंने इस एनिमे की मांगा पढ़ ली है, जिसमें अगर ये एनिमे सीरीज मांगा के हिसाब से चली तो आपको सीजन 5 में रियाज के मेंबर्स और सिट्री के मेंबर्स आपको रेटिंग गेम खेलते हुए दिखाई देंगे। फाइनली दैट्स अ रैप अप ऑन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए द गुड्स द बायस।